हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। पिछली क्लास के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा था वो आप सबको पता है। हमने पढ़ा था जो लास्ट का टॉपिक था वो था सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन। ठीक है, कि ओवेरी में अंडाशय में सिस्ट का बनना। ठीक है, उसी के अंदर आपको समझाया था मैंने कि फोलिकुलर सिस्ट कैसे बनती है, ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है। इन दोनों के अंदर अपन ने जो लास्ट क्लास में छोड़ दिया था उसको अपन आगे लेके चलते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फोलिकुलर सिस्ट तो क्या होती है और ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है। ठीक है बेटा, तो इधर तो क्या लिख लेते हैं अपन, फोलिकुलर सिस्ट, और इधर क्या लिख लेते हैं अपन, ल्यूटियल सिस्ट। ठीक है, तो फोलिकुलर सिस्ट में आपको क्या बताया था कि ग्राफियन फोलिकल में सिस्ट बनने से अंडोत्सर्ग न होना। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राफियन फोलिकल होगा उसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, उसमें सिस्ट बन जाएगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी तो आगे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी, और कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी तो आगे का प्रोसेस दोबारा से कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी और दोबारा हीट में एनिमल नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ फोलिकुलर सिस्ट के अंदर कि सिस्ट बन गई, इस वजह से क्या हुआ उसके अंदर आगे क्या होगा, अरे वो आगे की क्रिया, उसकी आगे की क्रिया बढ़ेगी ही नहीं। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे अपने फोलिकुलर सिस्ट में कि ग्राफियन फोलिकल में सिस्ट बनने की वजह से अंडोत्सर्ग न होना, ग्राफियन फोलिकल में सिस्ट बनने की वजह से अंडोत्सर्ग का न होना। ठीक है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा। अब ल्यूटियल सिस्ट क्या होगा इसमें कि कार्पस ल्यूटियम में सिस्ट का बनना, जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये कार्पस ल्यूटियम बन गई थी, मैंने क्या कहा था सबसे लास्ट में, कार्पस ल्यूटियम बन गई, फिर क्या करेगा, पीजीएफ2 जो पीजीएफ12 हार्मोन जो क्या कहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, वो क्या करता है, इसको कार्पस ल्यूटियम को नष्ट कर देता है। और कार्पस ल्यूटियम जैसे नष्ट होगी तो क्या होगा, फिर अगला मध्यचक्र के अंदर जानवर आ जाता है। अगर बेटा कार्पस ल्यूटियम नष्ट ही नहीं हुई, ठीक है, तो जानवर अगले मध्यचक्र के अंदर आएगा ही नहीं, कहां ही अटक जाएगा, यहीं अटक जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या कहेंगे अपन ल्यूटियल सिस्ट में कि कार्पस ल्यूटियम में सिस्ट का बनना। कार्पस ल्यूटियम में सिस्ट का बनना बेटा, अरे कार्पस ल्यूटियम में सिस्ट का बनना मतलब क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम में जो सिस्ट बन गई ना, तो इस वजह से क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, वो अगला मध्यचक्र प्रारंभ नहीं हो पाता। ठीक है, क्या बनना, जिससे कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है एवं अगला मध्यचक्र नहीं आता। ठीक है, जानवर में क्या होगा, अगले मध्यचक्र के अंदर जानवर नहीं आ पाएगा। अरे जैसे बताया था आपको कि अगर कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा, अगला प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। सारा प्रोसीजर है कि प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय से तृतीयक, तृतीयक से क्या होगा, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल से अंडोत्सर्ग होगा। अब ये क्रिया अटक गई, अंडोत्सर्ग होने से क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग होने के बाद में कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। अब ये क्रिया यहीं अटक गई तो क्या हो जाएगा, वो फोलिकुलर सिस्ट, और फिर कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी। ठीक है, तो अगर ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं हुई और ये क्रिया यहीं अटक गई तो क्या हो गई, वो ल्यूटियल सिस्ट हो गई। तो समझ गए ना, उसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी और ये क्रिया यहीं अटक जाएगी। ठीक है, अब पहला डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर। अगला जो अपना इनके अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे वो क्या है कि जो बेटा फोलिकुलर सिस्ट होती है ना, वो क्या होती है, मुलायम और बहुपरतीय होती है। अब मुलायम कैसे, ये पता कैसे लगा गुरुजी मुलायम है ये, तो बेटा तुम जैसे ही रेक्टम के अंदर हाथ दोगे, ठीक है, फिर उसके रेक्टम में क्या पकड़ोगे, तुम ओवेरी पकड़ोगे। अब गुरुजी कहोगे ओवेरी तो पकड़ में आती नहीं, अरे बेटा ये सारा एक्सपीरियंस का खेल है। जैसे तुम फील्ड में जाओगे ना,
धीरे धीरे तुम पीडी करना स्टार्ट कर दोगे पर रेक्टल, ठीक है, उसके ऑर्गन को फील करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें पता लग जाएगा बेटा कि कौन सा तो ऑर्गन कैसा है। तो बेटा मैंने क्या कहा था, अंडाशय कैसा होता है, बादाम के आकार का। तो आप जाओगे ना हॉर्न के आगे, तो आप बादाम के आकार की एक संरचना दिखेगी, उसके ऊपर उभार दिखेगा आपको, ठीक है। कैसा उभार, वो बिल्कुल उसको तुम दबाओगे ना हल्का हल्का तो बिल्कुल मुलायम सा फील होगा। अब आपने उसको 10 दिन बाद फिर से चेक किया, ठीक है, तो फिर वही उभार मिल रहा है आपको और मुलायम मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, 10 दिन बाद में भी चेक कर रहे हो तो मतलब क्या हुआ, अगर 10 दिन बाद में अगर चेक करते आप वैसे और अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती तो मुलायम उभार आपको नहीं मिलता, लेकिन अंडोत्सर्ग नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, 10 दिन बाद भी आपने चेक किया तो वो मुलायम उभार आपको मिला। तो आप पता लगा लोगे कि कैसी होती है ये, मुलायम है मतलब क्या है, ये फोलिकुलर सिस्ट है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, यह मुलायम और बहुपरतीय होती है, यह मुलायम और बहुपरतीय होती है। अरे गुरुजी मुलायम का तो पता लगा लिया, बहुपरतीय का कैसे पता लगाएंगे बेटा, बहुपरतीय तो उसको काट के बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तभी पता लगेगा कि ये इसमें कितनी लेयर है, कितनी परत है इसके अंदर। एक परत नहीं होती, बहुपरतीय मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा परत होती है इसके अंदर। लेकिन अगर अपन ल्यूटियल सिस्ट के अंदर देखें तो इसमें क्या होता है, ये ठोस होती है और एक परतीय होती है। जब तुम चेक करोगे इसको, ठीक है, ओवेरी को चेक करोगे तो ओवेरी के ऊपर आपको एक बटन जैसी संरचना मिलेगी, जो अपना बटन होता है ना इस जैसी, इतनी मोटी नहीं होगी लेकिन छोटी होगी इससे, लेकिन बटन की जैसी संरचना मिलेगी और ठोस होगी वो, ठीक है। तो आप क्या समझ जाओगे उसमें वो क्या है, कार्पस ल्यूटियम है। अगर आपने 8-10 दिन बाद फिर से चेक किया और फिर भी वो उसके ऊपर उपस्थित है तो मतलब क्या हो गई, वो सिस्ट बन गई। अगर आप 8-10 दिन बाद में तो क्या थी, वो नष्ट हो जानी थी, वो नष्ट हो जानी चाहिए थी लेकिन नष्ट नहीं हुई, वो क्या रही, उसके ऊपर अभी उपस्थित है। तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये इसके अंदर ल्यूटियल सिस्ट बन चुकी है। तो बेटा क्या हो गई, ये एक तो ठोस होती है, ठोस एवं एक परतीय होती है, एकल परतीय, एक परतीय होती है। एक परतीय मतलब कि इसकी अगर अपन काट के जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं ना इसका, तो बेटा इसके अंदर सिर्फ एक परत पाई जाती है, ठीक है। इसमें कितनी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, बहुपरतीय होती है। इसमें कितना होता है, एक परतीय हो गई, तो दो तो हो गए इनमें, ये डिफरेंस, ठीक है। फिर अगला डिफरेंस देखते हैं अपन फोलिकुलर सिस्ट के अंदर, ठीक है। जो फोलिकुलर सिस्ट में क्या होता है बेटा, आपको पहले बताया था मैंने कि फोलिकुलर सिस्ट कैसे बनी, कि ग्राफियन फोलिकल में अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हुई। तो बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन बताया था मैंने, किससे स्रावित होता है, ग्राफियन फोलिका की थीका इंटरना सेल से। तो क्या होगा कि ईस्ट्रोजन लगातार स्रावित होता रहेगा, ठीक है। किसके अंदर, अगर फोलिकुलर सिस्ट हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन लगातार स्रावित होता रहेगा, और ईस्ट्रोजन हार्मोन लगातार स्रावित होता रहेगा तो हीट किसकी वजह से आती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो जानवर लंबे समय तक हीट में रहता है, ठीक है। तो फोलिकुलर सिस्ट के अंदर क्या कह दिया अपन ने कि फोलिकुलर सिस्ट के अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हुई, ईस्ट्रोजन हार्मोन लगातार स्रावित होता रहा तो जानवर हीट में ही रहेगा। तो आपको पता लग जाएगा, आप ओनर आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये जानवर तो 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो हीट में ही है, इसकी तो हीट खत्म ही नहीं हो रही। तो तुम एक सोच सकते हो कि उसको क्या हो गई, उसको हो सकता है कि फोलिकुलर सिस्ट हो। तो ऐसा जानवर जो हमेशा हीट में रहता है उसको अपन ने क्या कहा था, अरे बेटा आपको याद है, उसको हमने कहा था निम्फोमेनिक और बुल्लर, ठीक है। तो यह जानवर निम्फोमेनिक और बुल्लर बन जाते हैं किसकी कंडीशन में, अगर उसको फोलिकुलर सिस्ट हो जाती है तो जानवर निम्फोमेनिक या बुल्लर बन जाते हैं। बुल्लर बन जाते हैं। अरे बेटा निम्फोमेनिक क्या होता है, ऐसे जानवर जो हमेशा हीट में रहते हैं। और हमेशा हीट में क्यों रहेंगे ये जानवर, ये निम्फोमेनिक क्यों बन जाएंगे, वो आपको बता देंगे। ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फोलिकल से स्रावित होता रहेगा, क्योंकि अंडोत्सर्ग क्रिया तो हो नहीं रही, ग्राफियन फोलिकल बना हुआ है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता रहेगा। लेकिन ल्यूटियल सिस्ट के अंदर क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा, अगला मध्यचक्र के अंदर जानवर आएगा ही नहीं, अगला मध्यचक्र नहीं आएगा, ठीक है। अगला मध्यचक्र नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एनिस्टस बोलते हैं। एनिस्टस क्या होता है कि जानवर का मध्यचक्र में न आना। तो इसमें अपन क्या कह देंगे, अगला मध्यचक्र के अंदर नहीं आएगा, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये अगला लक्षण इसका कि जानवर
एनीस्ट्रस में बना रहता है। और एनीस्ट्रस आपको बताया था मेरे प्यारे लाडलो कि एनीस्ट्रस क्या होता है कि जानवर का मध्यचक्र में न आना में बना रहता है। अरे एनीस्ट्रस में क्यों रहता है? अरे वो बेटा बता दिया आपको कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, जानवर अगली हीट के अंदर आएगा ही नहीं, अगले मध्यचक्र के अंदर नहीं आएगा। अब गुरुजी ये तो बता दिया आपने कि इसको कैसे पहचानना है। अगर आपको ओनर बोल दे कि इसको तो 5-6 महीने हो गए, ये तो हीट में आई ही नहीं, ठीक है, ये तो किस में है, ये तो एनीस्ट्रस में है, तो तुम क्या सोच सकते हो सकता है इसको क्या हो, ल्यूटियल सिस्ट हो। अब गुरुजी ये बात तो बता दिया आपने, लेकिन इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनका उपचार कैसे करना है। तो ल्यूटियल सिस्ट का और फोलिकुलर सिस्ट का उपचार कैसे करना है, सबसे पहले क्या फोलिकुलर सिस्ट का उपचार बताएंगे आपको कि फोलिकुलर सिस्ट में क्या किया, अंडोत्सर्ग क्रिया नहीं हो रही, तो ऐसा हार्मोन लगाएंगे जो क्या करवा दे, अंडोत्सर्ग करवा दे। तो फिर तो अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो हार्मोन ऐसा कौन सा है जो अंडोत्सर्ग करवाता है? अरे बेटा सही कह रहे हो, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करता है बेटा, ये अंडोत्सर्ग करवा देगा, और जैसे ही अंडोत्सर्ग करवाया फिर कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, फिर कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी और अगले मध्यचक्र के अंदर जानवर आ जाएगा। अब किसका उपचार पढ़ेंगे अगला अपन, ल्यूटियल सिस्ट का, कि ल्यूटियल सिस्ट में क्या करवाना है, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होती। तो कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज में लेते हैं अपन? अरे बेटा ये भी सही कह रहे हो तुम, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको क्या बोल देते हैं बेटा, PGF2 अल्फा। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे कि ल्यूटियल सिस्ट के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन उपयोग में लेते हैं, एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन और सभी। तो आपको क्या कर देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ऐसे ही इसकी तरह पूछ लेंगे कि किसमें, फोलिकुलर सिस्ट में कौन सा हार्मोन उपचार के लिए काम में लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब अगली अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्या है, साइलेंट हीट, जिसको क्या बोल दिया था अपन ने, शांत हीट भी कह देते हैं उसको। तो अगली अपनी कितने नंबर हो गई थी अपनी, चलो अगली लिख लो सर, 22 के आसपास हो गई थी। ठीक है, साइलेंट हीट, जिसको क्या कह दिया था अपन ने, शांत हीट। शांत हीट क्या होती है बेटा, जानवर हीट में तो आता है, ठीक है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं जितने भी, जैसे उसकी वो क्या होता है, श्लेष्मा, म्यूकस का गिरना, ठीक है, एक गाय का दूसरी गाय पर चढ़ना, ऐसे टाइप के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वो इतने ढंग से जान, जो फिर ओनर देखेगा, उसका मालिक देखेगा, पशुपालक देखेगा उस जानवर को, तो पशुपालक को पता नहीं लगेगा कि हीट में आई हुई है या हीट में नहीं आई हुई। तभी तो क्या कहा, शांत हीट। जैसे क्या होता है, गर्मियों के दिनों में भैंस क्या होती है, हीट में तो आती है, लेकिन क्या उसके लक्षण अच्छे तरीके से नहीं दिखते, जो उसके पीछे से म्यूकस श्लेष्मा स्रावित होता है वो भी अच्छे से स्रावित नहीं होता। ठीक है, कई भैंस क्या करती है, रामती भी है, तो वो रामती भी नहीं है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो उसके लक्षण अगर वो हीट में तो है, लेकिन वो अच्छे से लक्षण दिखाई नहीं दे रही, इस वजह से पशुपालक को पता ही नहीं लगेगा कि ये हीट में है। तो इसको क्या कह दिया अपन ने, साइलेंट हीट कह दिया। क्या बोला इसको, हीट के लक्षण कमजोर होने से पशुपालक द्वारा ऑब्जर्व नहीं हो पाते। इसमें क्या लिख देंगे अपन, क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, हीट के लक्षण कमजोर होने के कारण पशुपालक को ऑब्जर्व नहीं हो पाते। अरे समझ गए ना कि वो हीट में आ तो रही है, लेकिन उसके लक्षण अच्छे से नहीं दिख रहे, इस वजह से क्या है, पशुपालक को पता ही नहीं लगेगा कि वो हीट में है भी नहीं। तो लक्षण कमजोर होने की वजह से पशुपालक को ऑब्जर्व नहीं होते, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, साइलेंट हीट बोल दिया। मतलब उसकी हीट कैसी है, शांत है। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे, अगली जो डेफिनेशन अपनी, अगली जो वो है 23 नंबर, उसको क्या कहते हैं, फॉल हीट की पढ़ेंगे अपन। अब आपको नाम से पता लग रहा है
कि किसकी बात कर रहे हैं। फोल आ गया ना, तो फोल शब्द किसके लिए आता है बेटा, घोड़ी के लिए आता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था ये कि घोड़ी में प्रसव के 6 से 12 दिन के पश्चात घोड़ी क्या होती है, फिर से हीट में जाती है। जैसे आज प्रसव हुआ ना, तो आज के 6 से 12 दिन के बाद दोबारा घोड़ी हीट में जाती है। भैंस में तो कब आती है, भैंस तो 2 महीने बाद जाके कहीं पहली बार हीट में आएगी, एक बार प्रसव क्रिया हो जाएगी तो। लेकिन क्या होता है बेटा, घोड़ी तो 6 से 12 दिन बाद ही आ जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, उसी को फॉल हीट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसमें, घोड़ी प्रसव के 6 से 12 दिन पश्चात, ठीक है, हीट में आती है। घोड़ी प्रसव के 6 से 12 दिन पश्चात, 6 से 12 दिन लिख लो चाहे, 6 से 12 दिन पश्चात हीट में आती है। जिसे फॉल हीट कहते हैं। ठीक है बेटा, 6 से 12 दिन का मतलब कि 8 दिन पे भी आ सकती है, 9 दिन पे भी आ सकती है, 10 दिन पे भी आ सकती है, 11 दिन पे भी आ सकती है। ठीक है, प्रसव होने क्रिया होने के बाद उसको क्या बोल दिया अपन ने, फॉल हीट बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इसकी फॉल हीट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो यहां अपनी क्या हो गया, ये लास्ट डेफिनेशन थी जिसके बारे में अपन ने आपको सारी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ये शब्दावली कंप्लीट हो चुकी है बेटा, गर्भकाल। ठीक है, तो शब्दावली बेटा जितनी भी थी डेफिनेशन हमने आपके लिए एक साथ लिखा दी, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, सारी शब्दावलियों का एक से ही पता लग जाए आपको। और उनके जहाँ जहाँ एग्जाम्पल थे, उनका उपचार था, जो चीज़ आपको बताई वो सारी एक जगह बता दी। बेटा इनमें ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत तो आपको करना है ही नहीं। ठीक है, अब पूछेंगे अपना जो अगला टॉपिक है वो है गर्भकाल। गर्भकाल होता क्या है बेटा, तो बेटा नर स्पर्म, नर में तो क्या होता है स्पर्म, और मादा में क्या होता है ओवम, इन दोनों के निषेचन से शुरू होकर, ठीक है, अंडा और स्पर्म इन दोनों के निषेचन से शुरू होकर जो मादा है वो एक नवजात को जन्म देती है, उसके बीच के समय को अपन क्या कह देते हैं, गर्भकाल। जैसे भैंस है, भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, भैंस कितने दिन में अपना बच्चा दे देती है, 10 माह में। तो ये क्या है कि भैंस का गर्भकाल हो गया। अब पता कीजिए कि 10 महीने कैसे पता लगाया, अरे बेटा अंडा और स्पर्म के मिलने से लेके भैंस ने अपना बच्चा दे दिया, इसके बीच के समय को अपन क्या कह देते हैं, गर्भकाल। ये कितने दिन का हो गया भैंस में, जैसे 10 महीने का हो गया। तो यह है नर स्पर्म और मादा ओम के निषेचन से शुरू होकर, डेफिनेशन क्या हो गई, यह है नर स्पर्म एवं मादा ओवम के निषेचन से शुरू होकर कहां खत्म होता है बेटा, नवजात के जन्म तक। ठीक है, नवजात के जन्म तक का समय है। या फिर एग्जाम में इसको कैसे पूछ सकते हैं कि निषेचन से लेके नवजात के जन्म तक होने तक के समय को क्या कहते हैं, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, गर्भकाल या गेस्टेशन बोल देते हैं उसको। तो ये गर्भकाल अलग अलग जानवरों में कितना गर्भकाल होता है, ठीक है, कितने समय का गर्भकाल होता है वो आपको हम बताएंगे कि कौन से पशु के अंदर कितने समय का गर्भकाल है। और बेटा ये एग्जाम की दृष्टि से पशु, ठीक है, इधर तो, और इधर क्या लिखेंगे, गर्भकाल। ठीक है, तो बेटा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या अब की बार पूछ लिया जाएगा कि घोड़ी के अंदर कितना गर्भकाल है, गाय के अंदर या भैंस के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपन जो पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, अपन गाय और याक के अंदर। ठीक है,
कि गाय में या याक में कितना होता है, तो आप सबको पता होगा क्योंकि सबके घर पे गाय भैंस हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, 9 महीने और प्लस माइनस 9 दिन, 9 माह है प्लस माइनस 9 दिन। आप कहोगे गुरुजी ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो बेटा ये 9 माह, गाय कितने दिन के अंदर भी आती है, 9 माह के अंदर, तो 9 दिन पहले से लेके 9 माह के 9 दिन पहले से लेके 9 दिन बाद तक कभी भी ब्याह सकती है। ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट 9 महीने हुए और गाय ने क्या हुआ, बच्चा दे दिया अपना, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। या तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी आ जाएगी, या 2-4 दिन 5-7 दिन बाद में वो अपना बच्चे को जन्म देगी। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 9 माह के अंदर 9 दिन पहले से लेके 9 माह के 9 दिन बाद तक कभी भी बच्चा दे सकती है, ठीक है। समझ गए ना, ऐसा नहीं हो गया कि भाई साहब हो गए 9 महीने पूरे और आज 9 महीने पूरे हुए और गाय क्या बोली मैं तो आज ही बच्चा देऊंगी, नहीं भाई मैं कल नहीं दूंगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। 9 माह प्लस माइनस 9 दिन है कि 9 दिन पहले भी ब्याह सकती है या 9 दिन बाद भी ब्याह सकती है। अब अपनी बात करें भैंस की, इसका भी आप सबको पता है, ठीक है, और नहीं पता तो हम बता देते हैं कितना होता है इसका, 10 माह प्लस माइनस 10 दिन। अरे ये तो सबको पता होता है, गांव में भी सबको पता है बेटा, उनके सामने तुम गलत मत बता देना, नहीं तो आपकी हो जाएगी क्या, बेइज्जती कि गुरु इनको क्या, डॉक्टर साहब को तो यही नहीं पता कि भैंस कितने दिन में बच्चा देती है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है, तो गांव में सबको पता मिल जाता है कि या कब देगी, कि 10 माह होने से 10 दिन पहले से लेके 10 दिन बाद तक कभी भी बच्चा दे सकती है, ठीक है। अगर बेटा एग्जाम में पूछ लें दिनों के अंदर कि कितने दिन में बच्चा देती है, अब गुरुजी ने तो देखो माह में लिखाया था, ठीक है। अब हम क्या करें, हमसे तो जाएगी गलती, नहीं बेटा क्यों जाए गलती, देखो 10 माह लिखा है ना आपको, तो 10 माह मतलब कितने दिन हो गए, 30 दिन एवरेज मानो तो कितने दिन हो गए, 300 दिन। तो 300 दिन के आसपास जो भी ऑप्शन है उस पर क्या करो तुम, टिक लगा दो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं अगर दिन के अंदर आ जाए तो। क्यों, माह के अंदर अरे 30 दिन एवरेज मान लो, तो 300 दिन के आसपास जो भी ऑप्शन उस पर टिक लगा दो, बस गलत नहीं करना क्वेश्चन, गलत कर दिया तो ये हो जाएगा काम बहुत ही गड़बड़। गायनी में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आपका। घोड़ी के अंदर पूछ लो कि घोड़ी के अंदर कितना होता है, तो बेटा 11 माह प्लस माइनस 11 दिन। घोड़ी कितने दिन में ब्याह जाती है, घोड़ी कितने दिन में बच्चा दे देती है, 11 माह के अंदर घोड़ी बच्चा दे देती है। तो देखो सीरियल से लिखा रहा हूं आपको, गाय के अंदर 9 महीने, भैंस के अंदर 10 महीने, घोड़ी के अंदर 11 महीने, और ऊंट के अंदर अगला क्या है, ऊंटनी, ठीक है। ऊंटनी कितने दिन के अंदर अपना बच्चा दे देगी, तो बेटा ऊंटनी देती है 13 माह प्लस माइनस 13 दिन, 13 माह प्लस माइनस 13 दिन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 13 माह से 13 दिन ऊपर निकल गए फिर भी ऊंटनी ने बच्चा नहीं दिया, तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर अपने को चेक करवाने के लिए डॉक्टर को बुला लेना चाहिए कि भाई साहब देखना इसके दिन पूरे हो चुके हैं फिर भी ये बच्चा नहीं दे रही है, तो हो सकता है कोई बच्चा घूम रखा हो या और कोई बच्चे को दिक्कत हो रखी हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, जो अपने ऊंटनी है वो क्या है, पशुधन में सबसे अधिक बड़ा गर्भकाल किसका होता है, ऊंटनी का होता है, ठीक है। क्या हो गया इसमें, पशुधन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, पशुधन में सबसे बड़ा गर्भकाल किस जानवर का होता है, तो आप क्या कह दोगे बेटा, ऊंटनी का होता है। तो इन सब का तो इंपॉर्टेंट है ही, गर्भकाल तो बता ही दिया आपको, लेकिन अगर पूछे पशुधन में, पशुधन क्या होता है, लाइव स्टॉक जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते को कभी भी लाइव स्टॉक के अंदर नहीं मानते अपन, ठीक है। जो अपनी हथिनी है, हथिनी का तो गर्भकाल बेटा 24 माह होता है, ठीक है, लेकिन वो पशुधन के अंदर नहीं माना जाता। अरे अपन घर पे पालते थोड़ी ना दूध निकालने के लिए या कोई मांस मीट के प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना पालते हैं, उसको नहीं पालते ना, तो वो पशुधन के अंदर नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि पशुधन में सबसे बड़ा गर्भकाल किसका होता है, कौन से जानवर का होता है, तो बेटा आप गलत मत कर देना, किसका होता है बेटा, ऊंटनी का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊंटनी तक का हो गया। अब अपना क्या पढ़ेंगे अगला, हथिनी का, ठीक है।
अगला किसका, हथनी का, वो कितना होता है, अरे अभी तो आपको बताया था बेटा, उसका होता है 24 माह प्लस माइनस 24 दिन, ठीक है, 24 माह प्लस माइनस 24 दिन। अब कहोगे गुरुजी गर्भकाल तो इसका बड़ा है, तो आप इसका क्यों बता रहे हो, अरे बेटा हथिनी को पशुधन के अंदर नहीं मानते हम, ठीक है। पशुधन के अंदर क्या होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ये सारे क्या हैं, ये इन सबको अपन पशुधन मानते हैं, ठीक है। पशुधन के अंदर हथनी को नहीं मानते, तो हथनी का बड़ा तो है 24 माह प्लस माइनस 24 दिन है, लेकिन ये पशुधन का नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हथनी का हो गया। अब अगला कौन सा पढ़ेंगे, भेड़ बकरी का। भेड़ और बकरी का, अरे बेटा ये भी आपको पता होगा, कितना होता है बेटा, सबको पता है आपको, 5 माह प्लस माइनस 5 दिन, ठीक है। 5 महीने के अंदर क्या होता है, भेड़ बकरी अपने एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब 5 दिन ऊपर भी जा सकते हैं और 5 दिन पहले भी दे सकती है बच्चा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई साहब ये एग्जैक्ट 5 महीने पे ही दे, ठीक है। अब क्या हो गया अगला, सुअरी, इसका भी पता है आपको, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि इसका होता है बेटा 4 माह प्लस माइनस 4 दिन, ठीक है, 4 माह प्लस माइनस 4 दिन। अब बेटा एक क्वेश्चन फिर यहां पैदा हो जाता है, अगला क्वेश्चन क्या, कि पशुधन में अगर सबसे बड़ा बता दिया सर आपने, तो सबसे छोटा गर्भकाल भी तो किसी न किसी जानवर का होता होगा ना, सबसे कम गर्भकाल भी किसी जानवर का होता होगा, तो बेटा वो है सुअरी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि पशुधन में सबसे कम गर्भकाल किसका होता है, तो आप क्या कह दोगे, सुअरी का। पशुधन में सबसे कम गर्भकाल, कम या कह दो या इसको छोटा भी कह सकते हो, सबसे छोटा गर्भकाल किस जानवर का होता है, तो आप क्या कह दो बेटा, सुअरी का। अब कहोगे गुरुजी अभी आप बताओगे कुतिया के अंदर, कुतिया के अंदर तो 2 माह ही होता है, तो बेटा कुतिया को अभी क्या कहा मैंने, पशुधन के अंदर शामिल नहीं करते, तो होता तो छोटा है लेकिन ये पशुधन के अंदर नहीं आता। अब पूछ किस कह रहे हैं, पशुधन के लिए कह रहे हैं, तो पशुधन के लिए कह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सुअरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न जानवरों में से किसका गर्भकाल सबसे छोटा होता है, और फिर कुतिया में ऑप्शन हो, जैसे मान लो कुतिया हो, सुअरी हो, भेड़ बकरी हो, तो क्या करना है, फिर कुतिया ऑप्शन सही है। लेकिन अगर पशुधन शब्द आ जाता है कि पशुधन में सबसे छोटा गर्भकाल किसका होता है, तो बेटा क्या आएगा, सुअरी। इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना, 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, सबसे कम गर्भकाल पूछे और फिर ऑप्शन देखना आप कौन कौन से दे रखे हैं, और अगर पूछे कि पशुधन में सबसे कम, ठीक है, तो फिर अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये गलती मत करना आप एग्जाम में, मैं पहले ही आपको बता देता हूं सारी जहां पे आप गलतियां कर सकते हो, ठीक है। अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन, कुतिया। कुतिया के अंदर कितना होता है बेटा, 2 माह प्लस माइनस 2 दिन, 2 माह प्लस माइनस 2 दिन, अरे समझ गए ना आपकी, मतलब कि 58 दिन से 62 दिन तक कुतिया कभी भी बच्चे दे सकती है। प्लस माइनस क्या हो गया, 58 दिन, वैसे 2 माह कितने हो गए, 60 दिन हो गए, प्लस माइनस 2 दिन मतलब 58 दिन से लेके 62 दिन तक कभी भी कुतिया ब्याह सकती है, ठीक है। और अगला कौन सा कर देंगे, लो ना वो अपना जो लास्ट है वो क्या कर देंगे, खरगोश। खरगोश का भी बेटा कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हमारे नोट्स से लिखाए हुए पढ़ाए हुए जैसे तो बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो वो कितना दिन हो गया बेटा, 30 से 32 दिन, सिर्फ 1 महीने के अंदर सिर्फ क्या दे देता है, खरगोश अपने नए बच्चे को जन्म दे देता। अब देखो 1 महीने के अंदर ही उसने बच्चा बना लिया। ये तो क्या हो गए, ये सब क्या आपको गर्भकाल पढ़ा दिए कि कौन से जानवर के अंदर कितना गर्भकाल होता है, ठीक है। अब आपको अगली जो नोट बता देता हूं, एक नोट लिख लो आप कि पूरे गर्भकाल के दौरान कौन से हार्मोन की सांद्रता सबसे ज्यादा अधिक होती है, तो ये गुरुजी आप बता दिया, आपने पहले ही बता दिया था ये तो, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। क्यों, अरे बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही तो जिम्मेदार होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। मैंने आपको पहले भी इसको अच्छी तरह से समझाया था कि जिसको अपन क्या कहते थे, अरे ठंड का टीका लगा दो,
उसी के लिए तो कहा था अपन ने। तो पूरे गर्भकाल में प्रोजेस्टेरोन की रक्त में सांद्रता अधिक होती है बेटा, ये हमेशा पूछ लेना एग्जाम में कि गर्भकाल के दौरान किस हार्मोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है रक्त में, तो आप क्या कह दोगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। ठीक है, पूरे गर्भकाल के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता हार्मोन की रक्त में सांद्रता सर्वाधिक होती है। अब गर्भकाल के दौरान तो प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता सबसे अधिक होती है, लेकिन प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ईस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रसव की क्रिया होने वाली होती है बेटा, प्रसव के समय ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोस्टाग्लैंडिन की सांद्रता बढ़ जाती है। इनकी सांद्रता क्या होती है बेटा, जब गर्भकाल होता है उसके टाइम में इनकी सांद्रता सबकी कम होती है। किनकी, ईस्ट्रोजन की, ऑक्सीटोसिन की और प्रोस्टाग्लैंडिन की। क्यों, अरे बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन को आपने मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करवाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के लिए मैंने पहले बता दिया था आपको कि ऑक्सीटोसिन भी क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करवा देता है। अरे बेटा गर्भावस्था के दौरान इनकी सांद्रता बढ़ गई तो ये क्या करवा देंगे, गर्भाशय में संकुचन करवा देंगे। अरे गर्भाशय में संकुचन करवा दिया तो वो बच्चा बैठा था अंदर, जो बच्चा पल रहा था वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो तो मर जाएगा, तो फिर तो क्या हो जाएगी, फिर तो वो बच्चा पैदा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है, इनकी सांद्रता गर्भावस्था के दौरान तो कम होती है, पूरे गर्भकाल के समय के दौरान तो कम होती है, लेकिन अंतिम टाइम पर जब प्रसव होने वाला होता है तब तो क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन की आवश्यकता होती है। क्यों, जब संकुचन की क्रिया होगी तभी तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। तो ये क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करवाते हैं, गर्भाशय के अंदर संकुचन करवाते हैं। तो जैसे ही गर्भाशय के अंदर संकुचन करवाएंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन अपना ये क्या करवा देता है, ये कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करवा देता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता तो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम से, और ये सारी क्या हो जाएगी, फिर आगे की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर चाहे तुम एक लिख ही लो कौन कौन सा, कि ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, ये तीनों क्या करते हैं बेटा, ये गर्भाशय में संकुचन बढ़ा देते हैं। अरे बेटा गर्भाशय में संकुचन बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। तो ये तीनों क्या कर दिया, तीनों ने गर्भाशय के अंदर संकुचन बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गर्भकाल पूरा हो गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे इससे अगला, कि गर्भकाल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब गुरुजी कहोगे ये अवस्था का क्या मतलब है, हमें समझ नहीं आया कि अवस्था क्या कहना चाह रहे हो आप। तो बेटा हमने क्या किया, गर्भकाल को 3 भागों में बांट कर दिया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। कि जैसे गाय के अंदर 9 माह का गर्भकाल है ना, तो 9 माह को अपन ने 3 अवस्थाओं के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 अवस्थाओं के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई, पहली तो थी स्टेज ऑफ ओवम की अंडे की अवस्था, दूसरी कौन सी होती है, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की भ्रूण की अवस्था, और तीसरी को कौन सी अंदर विभाजित किया अपन ने, स्टेज ऑफ फीटस की फीटस की अवस्था। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी हो गई बेटा, ये क्या हो गई, गर्भकाल की
अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। तो पहली कौन सी होगी? स्टेज ऑफ ओवम, स्टेज ऑफ ओवम। ठीक है, स्टेज क्या होती है? अवस्था। स्टेज को हिंदी में अपन अवस्था बोल देते हैं, और ओवम क्या होता है? अंडा। ठीक है, तो ये कब से कब तक के समय तक को अपन क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ओवम बोलते हैं। कि निषेचन से लेके गर्भकाल के 12 दिन तक। कब? निषेचन से लेकर गर्भकाल के 12 दिन तक। ठीक है, क्या हुआ? निषेचन क्या हो गया? अंडा और स्पर्म के मिलना। इन दोनों को मिलने को क्या बोल दिया अपन ने? निषेचन। तो जैसे निषेचन हुआ वहां से शुरू होके फिर गर्भकाल शुरू हो गया आगे, तो उसके 12वें दिन तक, ये टाइम ध्यान रखना बेटा, 12वें दिन तक के समय को अपन क्या बोलेंगे? ओवम का समय, ओवम की अवस्था, स्टेज ऑफ ओवम। अगला क्या हो गया? अगली अवस्था कौन सी बोली अपन ने? स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जिसको क्या बोल दिया अपन ने? स्टेज क्या हो गई बेटा? इसको हिंदी में अवस्था बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, तो 12वें दिन तक तो अपन क्या बोल रहे हैं? ओवम की अवस्था। 13वां दिन से कौन सी स्टार्ट हो गई? 45 दिन तक कौन सी हो गई? स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो गर्भकाल के 13 से 45 दिन तक, कितने समय तक? 13 से लेके 45 दिन तक। क्योंकि 12 दिन तक तो क्या बोल रहे हैं अपन? स्टेज ऑफ ओवम, अंडे की अवस्था बोल रहे हैं। और अगले क्या हो गया? 13 दिन, 13 से लेके 45 दिन तक अपन ने क्या बोल दिया? स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। और अपनी जो लास्ट बच गई तीसरी अवस्था को क्या बोल देते हैं अपन? स्टेज ऑफ फीटस। तो बेटा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में सीधा सा पूछ लेंगे कि स्टेज ऑफ ओवम कितना समय होता है? स्टेज ऑफ ओवम का कितना समय होता है? ऑप्शन मिल जाएंगे, निषेचन से 12 दिन तक, गर्भकाल के 13 से 45 दिन तक। ठीक है, तो ये समय आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ समय। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 45 दिन तक तो हो गया। अब गर्भकाल के 46वें दिन से प्रसव तक जो पूरा समय बच गया उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेज ऑफ फीटस। कि ये किसकी अवस्था है? ये फीटस की अवस्था है। ठीक है, गर्भकाल के 46वें दिन से प्रसव तक के समय को क्या बोल दिया अपन ने? स्टेज ऑफ फीटस। तो अपन ने क्या किया जाए? जैसे मान लो भैंस के अंदर है, भैंस के अंदर 10 माह है, तो 46वें दिन से लेके 10 माह तक के समय को, पूरा समय जितना भी है उसको क्या बोला अपन ने? स्टेज ऑफ फीटस। समझ गए? तो ये क्या है? अपन ने क्या किया? इसको गर्भकाल की अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब अपना अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, अपरा। ठीक है, अपरा क्या होता है? आप सबको पता है, इसको क्या बोल देते हैं? प्लेसेंटा, या क्या बोल देते हैं इसको? जेर। जो अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? जेर। तो बेटा ये जेर है क्या? ये अपरा है क्या चीज? तो बेटा फीटस क्या करता है कि मां का गर्भाशय होता है ना, उसमें क्या करता है? ये फीटस आके जुड़ जाता है यहां पे, किसके साथ? मां के गर्भाशय की आंतरिक परत के साथ। आंतरिक परत कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। तो उसके साथ आगे क्या जुड़ जाता है? ये जो भ्रूण है निषेचन होने के बाद में आके यहां पे जुड़ जाता है। ठीक है, और जुड़ के क्या करता है? जो इसको पोषण, जितना भी पोषण चाहिए वो किससे लेगा? मां से लेगा। ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए वो भी किससे लेगा? मां से लेगा। अरे बेटा इससे जो इसके अंदर जो CO2 बन रही है, इसके अंदर जो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, वो किसको दे देगा? या फिर मां को दे देगा। ठीक है, तो वो करेगा किसके माध्यम से? वो अपरा के माध्यम से करेगा, वो इस जेर के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्या क्या पूछ सकता है कि फीटस व मां के अंगों के बीच जुड़ाव। मैंने क्या कहा कि किससे आगे जुड़ जाता है?
फीटस तो क्या हो गया, निषेचन होने के बाद बन गया। और किससे जुड़ा, माँ की जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या हो गई, माँ का ही तो अंग हो गया ना वो। तो इसमें पहली चीज तो क्या हो गई कि ये क्या हो गया, प्लेसेंटा किसको बोल दिया कि फीटस एवं मां के अंगों के बीच जुड़ाव, फीटस एवं मां के अंगों के बीच जुड़ाव। तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि फीटस और मां के अंगों के बीच जुड़ाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको क्या बोल देना बेटा, प्लेसेंटा। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा क्या कि फीटल मेम्ब्रेन का एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूजन। जो बेटा ये मेम्ब्रेन होती है, अभी आपको बताऊंगा आगे कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, तो वो किसकी होती हैं, फीटस की हैं। और एंडोमेट्रियम किसका भाग है, मां का भाग है। तो बेटा है बात तो मैंने अभी बताई वही है ये, लेकिन इसको शब्दों का फर्क हो गया। तो फीटस मेम्ब्रेन का एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूजन, फीटल मेम्ब्रेन का एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूजन। एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ाव, या क्या कह देते हैं उसको, फ्यूजन। तो बेटा क्या हो गया, फीटल मेम्ब्रेन किसका भाग है, फीटस का, और जो एंडोमेट्रियम है वो किसका भाग है, मां का। तो बात तो वही होगी ना कि फीटल मेम्ब्रेन का एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ाव, मतलब कि फीटस का मां के अंगों के बीच जुड़ाव। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फीटल मेम्ब्रेन का एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूजन को क्या कहते हैं, तो उसको बेटा प्लेसेंटा बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया, मां और भ्रूण के मध्य कार्य की इकाई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मां एवं भ्रूण के मध्य कार्यकीय इकाई। अब गुरुजी कार्यकीय इकाई क्या होती है ये तो बताओ, मैं ये समझ में नहीं आया। तो बेटा कार्यकीय इकाई मतलब फंक्शनल। फंक्शनल कैसे कि बेटा भ्रूण को जितना भी पोषक तत्व चाहिए, भ्रूण को ऑक्सीजन चाहिए, वो किसके माध्यम से मिलेगी, अपरा के माध्यम से मिलेगी। मां से अपरा के माध्यम से क्या होगा, ऑक्सीजन है, पोषक तत्व लेगा। और उसके अंदर भ्रूण के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उसके अंदर जो CO2 बन रही है, अरे अपन तो क्या करते हैं, अपन ने तो क्या किया, CO2 को बाहर निकाल दिया अपने फेफड़ों के माध्यम से। अरे भ्रूण थोड़ी बाहर निकाल देगा, भ्रूण बाहर कैसे निकालेगा उसको, अगर अंदर ही CO2 बनती रही तो उसको दिक्कत हो जाएगी, अंदर CO2 बढ़ गई तो क्या करेगा वो, CO2 को और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उत्सर्जित कैसे करेगा, प्लेसेंटा के माध्यम से मां को दे देगा। फिर मां क्या करेगी, अपने शरीर से उसको बाहर निकाल देगी। तो वो क्या है, ये कार्य ही तो कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई, कार्य की इकाई हो गई। ये कार्य कर रहा है, पोषक तत्व लेना, ऑक्सीजन लेना, CO2 वापस देना, उत्सर्जित पदार्थ जो बन रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको वापस निकालना, ये सारा क्या कर रहा है, ये सारे कार्य कर रहा है। तो कार्य की इकाई कौन सी हो गई, प्लेसेंटा। तो एग्जाम में यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मां एवं भ्रूण के मध्य कार्य की इकाई को या कार्य के संबंध को, ठीक है, क्या बोल देते हैं अपन, अपरा बोल देते हैं। कार्य की इकाई या कार्य के संबंध भी कह सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, अपरा की डेफिनेशन होगी कि अपरा क्या होता है। अब क्या कहेंगे अपरा के कार्य। तो कार्य मैंने आपको सारे बता दिए शुरू में कि भ्रूण को क्या करना, भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, अरे बेटा गाय भैंस तो बाहर से चर के क्या कर लेंगी, पोषक तत्व ले लेंगी, ये बेचारा भ्रूण कहां से लेगा, ये तो इस अपरा के माध्यम से ही लेगा, मां के द्वारा, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, पोषक तत्व। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन लेना, भ्रूण से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना, भ्रूण का ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान करना।
बेटा जीने के लिए भ्रूण को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, अपने को ही थोड़ी ना चाहिए। भ्रूण को भी O2 क्या है, ऑक्सीजन, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेगा ये, ऑक्सीजन तो ले लेगा, उपयोग में ले लेगा, और CO2 क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो बेटा ये क्रिया अपने अंदर ही नहीं होती, ये भ्रूण के अंदर भी होती है। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, भ्रूण के शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, भ्रूण के शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अरे बेटा अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए, और अपने अंदर भी यूरिया बनता है। तो यूरिया को अपन कैसे बाहर निकालते हैं शरीर से, पेशाब के माध्यम से, मूत्र के मार्ग से क्या कर देते हैं अपन, उसको यूरिया को उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, यूरिया किसके अंदर होता है, अपने रक्त के अंदर होता है, और फिर रक्त किडनी के अंदर जाता है, और किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिया बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी क्या, यूरिया तो इसके अंदर भी बन रहा है, भ्रूण के अंदर भी बन रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे बाहर, वो भी माँ को दे देगा। और अब यूरिया बाहर निकल जाएगा रक्त से, तो क्या हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, एवं रक्त का शुद्धिकरण। अरे जब यूरिया रक्त से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्त तो भाई साफ सुथरा हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि यूरिया क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो रक्त को क्या कर रहा है, दिक्कत करेगा, रक्त के अंदर रहेगा तो वो, तो इसका क्या हो जाएगा, यूरिया बाहर निकला तो क्या हुआ, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। अपन क्या हो गया, ये सारे जितने भी हो गए कार्य हो गए, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक वो क्या हो गया कि भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियां। एक भ्रूण मां के अंदर कैसे मिलता है, कौन कौन सी उसके अंदर झिल्लियां पाई जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी झिल्लियां होती है, 3 टाइप की झिल्लियां होती है बेटा। एक होती है एमनियोन, एक होती है एलेंटोइस, और तीसरी कौन सी होती है, कोरियोन। ठीक है, तो जो सबसे अंदर, ये देखो, ये तो क्या है, बच्चा है, मतलब ये तो भ्रूण है सबसे अंदर, और ये बाहर की परत कौन सी है, ये है गर्भाशय। ये तो गर्भाशय की परत है, सबसे बाहरी परत है। यहां से क्या हुआ, ये जो गर्भाशय है इससे क्या है, ये भ्रूण अटैच हो रहा है, यहां पे जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया भ्रूण। अब भ्रूण की सबसे पड़ोस वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, देखो सबसे पड़ोस वाली कौन सी हो गई, ये हो गई। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपन एमनियोन झिल्ली। 3 झिल्लियां होती हैं, तो सबसे करीबी झिल्ली कौन सी होगी, एमनियोन। और ये डायग्राम आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको पता रहे। जैसे मैं बताऊंगा कि भ्रूण के सबसे नजदीकी झिल्ली, तो अब क्या कहोगे, कौन सी, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। अब देखो डायग्राम देख लो, ये सबसे नजदीकी झिल्ली है, फिर ये उसके बाद, और तीसरी है ये। तो सबसे नजदीकी झिल्ली कौन सी है भ्रूण के, ये है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको एमनियोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, एमनियोन। तो पहली झिल्ली तो क्या हो गई, एमनियोन हो गई। ठीक है, अब इस एमनियोन के अंदर बेटा क्या है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये रहा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा बाहर आता है तो खूब सारा तरल पदार्थ बाहर निकलता है, फ्लूइड बाहर निकलता है। वो फ्लूइड होता क्या है, वो देखो इस झिल्ली के अंदर भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर ये आराम से जो भ्रूण है, फीटस है, वो तैरता रहता है बहुत बढ़िया तरीके से, कि बढ़िया गोते लगाते रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं, इसको एमनियोन के अंदर भरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बोल देंगे इसको। ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोल देंगे अपने, एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों, क्योंकि कौन सी झिल्ली के अंदर भरा हुआ है, ये एमनियोन के अंदर। तो याद रखने की जरूरत हुई क्या, पता नहीं है, क्योंकि एमनियोन झिल्ली है और उस फ्लूइड का क्या बोल दिया, एमनियोटिक फ्लूइड। तो सबसे आंतरिक है ये झिल्ली, समझ में आ गई, सबसे आंतरिक झिल्ली है। दूसरी झिल्ली कौन सी होती है, दूसरी होती है एलेंटोइस, जो मध्य की झिल्ली होती है। ठीक है, ये जो दूसरी झिल्ली होगी ना, ये जो दूसरी झिल्ली होगी, ये क्या हो गई, एलेंटोइस। ठीक है, अब सीधी सी बात है गुरुजी, अगर उसके फ्लूइड को आपने एमनियोटिक फ्लूइड बोल दिया, तो जो एलेंटोइस के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये देखो ये सारा, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोल दोगे,
एलेंटोइक फ्लूइड बोल दोगे। अब बताओ याद रखने में इसमें भी कोई जरूरत हुई क्या? नहीं। एलेंटोइक फ्लूइड, ठीक है, ये अंदर जितना भी तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको क्या बोल दिया अपन ने? एलेंटोइक फ्लूइड। और सबसे बाहर की झिल्ली ये रही, ये सबसे बाहर की झिल्ली होगी ये रही, इसको क्या बोल दिया अपन ने? कोरियोन। सबसे बाहर की झिल्ली हो गई। अब भ्रूण के हिसाब से तो सबसे बाहर की झिल्ली हो गई है, लेकिन गर्भाशय के सबसे नजदीकी हो गई, क्योंकि गर्भाशय कौन सा, गर्भाशय की परत कहां है? ये है, तो इसके सबसे नजदीकी कौन सी झिल्ली आई? सबसे पहले तो कोरियोन झिल्ली आई ना, उसके बाद में बाकी सारी झिल्लियां आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सबसे गर्भाशय के सबसे नजदीकी झिल्ली कौन सी है? एकदम सटी रहती है, कौन सी झिल्ली है वो? कोरियोन है। और अगर पूछें कि भ्रूण की सबसे नजदीकी झिल्ली, तो ये देखो सबसे पहली झिल्ली कौन सी आ रही है भ्रूण के? सबसे पहले एमनियोन आ रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अपन ने इनकी झिल्लियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है इसका टॉपिक वो अपन अगली क्लास के अंदर लेके आएंगे। तो यहां तक आपको जो भी पढ़ा है उसको तुम बड़े ध्यान से, मतलब बिल्कुल प्यार से जो समझा है, सारे क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए हैं, तो सारे आपको याद करके आने हैं बेटा। चलो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।